इस इंसानों की बस्ती में इस दुनिया में इंसानों के कई ऐसे पाप हैं, ऐसे गुनाह हैं जिनकी वजह से कई सारे लोग जिंदगी का ऐसा रुख देख चुके हैं जो अगर मैं और आप सोचें भी तो उसके अंजाम से हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। एटॉमिक एक्सप्लोजन से लेके डिफरेंट जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स तक हर सदी में कोई ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसका रिजल्ट हमेशा हौलनाक निकला है। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एक 1940s में रशिया की एक लेबोरेटरी में किया गया। मकामी साइंटिस्ट ने एक ऐसी गैस इजाद की जिसके जरिए इंसान की नींद को भगाया जा सकता था। उस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको इंसान चाहिए थे। 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और उसी वॉर के 5 प्रिजनर्स को एक चैम्बर में डाला गया ये कहकर कि अगर 30 दिन पूरे तुम लोग यहां इस चैम्बर में बगैर सोए गुजार लो तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी। हर किसी को अपनी आजादी सबसे ज्यादा कीमती लगती है, और जब ये सुना उन कैदियों ने तो उन्होंने फौरन हाँ भर ली। उनको उस चैम्बर में डाला जाता है। उस चैम्बर में उन 5 कैदियों के लिए 30 दिन का राशन डाला जाता है, पानी दिया जाता है, एक छोटा सा एरिया वॉशरूम का दिया जाता है और जानवरों की खाल से उस चैम्बर को भर दिया जाता है ताकि अगर किसी को सर्दी लगे या कोई लेटना चाहे या उनके आराम के लिए तो वो सारी चीजें मौजूद हों। और आखिर में उस चैम्बर के अंदर उस गैस को छोड़ा जाता है जिसके जरिए उनकी नींद उनसे छीन ली जाती है। शुरू के 3-4 दिन तो सब नॉर्मल रहता है। उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए वहां पे माइक लगाए जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में सीसीटीवी फुटेज वगैरह का कोई निज़ाम नहीं था। तो एक ग्लास नुमा दरवाज़ा, खिड़की बनाई जाती है स्पेशली, जिसके ज़रिए वो उस एक्सपेरिमेंट में या उस चैम्बर में मौजूद लोगों को देख सकते और उनकी एक्टिविटीज़ को नोट कर सकते हैं। 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं, इसी तरीके से 5 दिन गुजरते हैं और वो कैदी जो उस चैम्बर में मौजूद होते हैं बगैर सोए 5 दिन एक साथ बैठे रहते हैं, अपने माजी की बातें करते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। माजी में हुए वो वाकयात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि छठे दिन उन 5 कैदियों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस नजर आना शुरू होते हैं। 5 कैदी आपस में बात करना बंद कर देते हैं और उस चैम्बर में मौजूद माइक्स के पास आकर सरगोशी में खामोशी से कुछ बात करने लग जाते हैं। थोड़ा अरसा गुजरता है तो उसी चैम्बर में से एक कैदी चीखना शुरू कर देता है। इतनी जोर जोर से चीखता है, तकरीबन 4-5 घंटे कंसेक्यूटिव चीखता रहता है कि उसके वोकल कॉर्ड्स खराब हो जाते हैं, उसकी आवाज बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी वो चीखता रहता है बगैर आवाज के। हैरत की बात यह है कि मौजूद 4 कैदी बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं। उसके चिल्लाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसी तरीके से उस माइक के जरिए सरगोशी करते रहते हैं। 3-4 दिन और गुजरते हैं। एक के बजाय अब 2 कैदी चीखना शुरू कर देते हैं। इस हालत को जब वो नोट करता है साइंटिस्ट वहां के, तो उनको लगता है कि जो गैस उस चैम्बर में मौजूद है, शायद उसकी वजह से, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से ये हाल हो रहा है। वो 4-5 आर्मी के लोगों को फौरन हिदायत करते हैं कि चैम्बर का दरवाज़ा खोला जाए और जाके चेक किया जाए कि आखिर हो क्या रहा है। जब वो आर्मी वाले अंदर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो सब कुछ मामूल के मुताबिक होता है। 5 कैदी ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता। सबके ऑक्सीजन लेवल्स चेक किए जाते हैं, खाने पीने की अशिया को चेक किया जाता है कि कहीं कम तो नहीं हो गई है। लेकिन हैरत की बात ये होती है कि उस दिन उन 5 कैदियों ने मामूल के मुताबिक कम खाना खाया होता है। खैर, ये सारी कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स के सब लेके दोबारा वो आर्मी वाले दरवाज़ा लॉक कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर शुरुआत होती है उस एक्सपेरिमेंट की भयानक रातें। फिर से वही चीखना चिल्लाना शुरू होता है और कुछ टाइम गुजरने के बाद बिल्कुल खामोशी। जब बिल्कुल खामोशी हो जाती है तो फिर साइंटिस्ट को परेशानी होती है। फिर उनको तजस्सुस होता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है इस चैम्बर के अंदर। वाज़ेह रहे कि कुछ किताबें, कुछ अखबार, कुछ पेपर्स भी दिए गए होते हैं उन 5 कैदियों को ताकि उनका टाइम गुजर सके। लेकिन उन पेपर्स, उन अखबारों से उन कैदियों ने उस खिड़की को बंद कर दिया गया होता है जिससे साइंटिस्ट देख पाते हैं उनकी एक्टिविटीज। जब 15 दिन गुजर जाते हैं और उस चैम्बर से कोई आवाज नहीं आती, जो कि बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि 5 लोग एक चैम्बर में रह रहे हो और हल्की सी भी आवाज ना आ रही हो, तो फिर गार्ड्स को हुक्म दिया जाता है कि दरवाजा खोला जाए और देखा जाए आखिर अंदर है क्या।
जब दरवाज़ा खोल के देखा जाता है तो 5 में से 4 कैदी जिंदा होते हैं, एक मर चुका होता है। एक के जिस्म के चंद हिस्से मौजूद होते हैं, बाकी सब गायब हो चुका होता है। चारों कैदियों के जिस्म पर इस तरह के जख्म के निशानात होते हैं कि उनके हाथों के अंदर की हड्डियां नजर आ रही होती हैं। उनको जब टेस्ट किया जाता है तो उससे और एक रिजल्ट सामने आता है कि ये निशानात आपस में लड़ झगड़ने की वजह से नहीं, बल्कि खुद अपने आप को अजियत पहुंचाने से दिए गए हैं। उस पर एक और चीज नुमायां होती है कि ये जख्म दांतों से काटने से नहीं, बल्कि अपने ही हाथों से नोच नोच के अपनी बोटियां फेंक दी होती हैं। अभी ये सब चीजें टेस्ट हो ही रहे होते हैं कि उन कैदियों को बोला जाता है कि अगर मजीद 15 दिन आप लोग इस एक्सपेरिमेंट में, इस चैम्बर में रहेंगे तो आपको आज़ादी मिल जाएगी। जिस पर हैरत की बात है कि चारों कैदी एक साथ बोलते हैं कि अब हमें आज़ादी नहीं चाहिए। हम वो बन चुके हैं जो तुम चाहते थे। ये सब सुनने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर्स और स्टाफ होता है फाइनली ऑर्डर्स दे देता है गार्ड्स को कि इन चारों लोगों को गोली मार दी जाए और इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया जाता है। पंद्रह दिन के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जिसमें 5 कैदियों को एक ऐसे चैम्बर में रखते हैं जहां पे गैस मौजूद होती है जो कि उनकी नींद उनसे छीन लेती है, और उसके रिजल्ट्स जब वो देखते हैं तो उनको अंदाजा हो जाता है कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आगे आने वाली कई सारी जंगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हिस्ट्री में इस एक्सपेरिमेंट को रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, friends and fellows, welcome to the late night horror show. वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। मस्त FM 103 के स्टूडियो से मेरे और आपके साथ 12 से 1:30 बजे तक का है। शो की शुरुआत में हमने आपसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन की। ये वाकया, ये कहानी, ये किस्सा किस तरीके से सामने आया, इसके बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। 1940s का ये वाकया है, लेकिन दुनिया में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में 2010 में पता चला, और वो भी एक ऐसी वेबसाइट से जिसको क्रीपी पास्टा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे लोग दुनिया भर के
अपने होने हुए वाक़यात पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड वहाँ शेयर करते हैं। वहाँ पे 2010 में एक शख्स ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। उस शख्स वो कौन था, कहाँ से आया था, टिल डेट उसकी कोई इंफॉर्मेशन किसी को नहीं पता। साइंस के जो मीडियम्स हैं उसके अंदर टिल डेट इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं कि आया ये एक्सपेरिमेंट हुआ भी था या नहीं, या सिर्फ एक फर्जी कहानी थी। मेरा मानना यह है कि जब न्यूक्लियर टेस्ट इंसान कर सकता है, एटॉमिक टेस्ट इंसान कर सकता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और रशिया में, इवन इन कोरिया, फॉर दैट मैटर जापान एंड यूएस, ऐसी रिसर्च, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनकी ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस भी हुई है। चांद तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी। इस बात का अंदाजा लगाना कि दुनिया फ्लैट नहीं गोल है, आसान बात नहीं थी। अजीब व गरीब है ये दुनिया, और अजीब व गरीब कहानियां भी हैं इसी दुनिया में। वेल, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के 4-5 तरीके हैं जो कि हम आपको जल्द से जल्द बता देते हैं। सबसे पहले, वो तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं अपने SMS भेज सकते हैं 6278 पे। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज में जाएं तो लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज, अपनी अटेंडेंस, अपनी हाजिरी लगाइए और भेज दें वो SMS 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें अपने वाक़यात ईमेल करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस पे आप लोग अपनी ईमेल भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213452071। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ, 0213452071 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे हमारा पेज है, मिनहाज अली अस्करी नाम से सर्च कीजिए, आपको ऑफिशियल पेज मिलेगा। वहाँ पे हमारा फेसबुक लाइव भी हो रहा है। अगर आप लोग रेडियो के ज़रिए हमारा प्रोग्राम नहीं सुन सकते तो फेसबुक पे आप हमारा प्रोग्राम ज़रूर सुन सकते हैं। लेकिन अब चूँकि हमने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से आप लोगों ने इस शो को फेसबुक पे सपोर्ट की है उसी तरीके से अगर आप चाहें तो हमें यूट्यूब पे भी सपोर्ट करें। www.youtube.com/minhajaliaskari मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे हम अपनी पूरी लेट नाइट हॉरर शो की एपिसोड फौरन ही अपलोड कर देंगे। और वो तमाम लोग जो हमें मैसेज करना चाहते हैं उनके लिए एक और प्लेटफॉर्म है,
और वो है ट्विटर पे जाइए @मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए, यू विल फाइंड माई पेज। वहाँ पे जाके आप लोग अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे SMS करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं या कोई भी पैगाम देना चाहते हैं, तो बस एक बहुत आसान काम है, वो है #LNHS विद मिनहाज लिखिए और अपना पैगाम मुझे भेज दीजिए, मुझे वो सारे पैगामात मिल जाएंगे। और आखिरी है इंस्टाग्राम, www.instagram.com/मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए एंड यू विल फाइंड मी देयर। प्रोग्राम का आगाज करते हैं जनाब, द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी सीजन 3। है जनाब, एक मुझे क्रेडिट देना है, उसामा साहब हैं जिन्होंने हमें ईमेल की थी और उन्होंने कहा था कि ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में ज़रूर बात कीजिएगा। उसामा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद दिलाया ये, क्योंकि हम ये वाला एक्सपेरिमेंट पहले भी कई दफ़ा शो में बता चुके हैं, पिछले 1-2 सीज़न में भी हमने बताया था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। खैर, ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। official.minhajaliaskari@gmail.com पे देखते हैं कि आप लोग की ईमेल्स क्या क्या आ रही हैं। उज़ैर ख़ान हैं जिन्होंने अपनी ईमेल भेजी और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, ये वाक़या कराची के इलाके कोरंगी का है। कोरंगी क्रीक इस जगह का नाम है और यहाँ पर इतनी आबादी नहीं है। मेरा ताल्लुक़ कोरंगी के एक मशहूर हॉस्पिटल की लैब से है जो कि कोरंगी क्रीक की एक बिल्डिंग में वाक़े है। ये बिल्डिंग अभी न्यू बनी है और इसमें ज़्यादातर फ्लोर्स खाली हैं। हमारी लैब 4th फ्लोर पर है। पहले हमारी लैब उसी हॉस्पिटल में थी, लेकिन फिर इसकी बिल्डिंग शिफ्ट कर दी गई। इस बिल्डिंग के बारे में पूरे स्टाफ को कुछ इल्म नहीं था। कोई और भी मखलूक मौजूद है जिस फ्लोर पे हमारा लैब है, उस पर एक लैब के अलावा बाकी सब ऑफिसेज बंद पड़े हैं। एक दफ़ा स्टाफ के कुछ लोग मेरे साथ नमाज पढ़ने गए। बाकी लोग तो नमाज से फारिग होकर वापस लैब में चले गए और मेरी नमाज बाकी थी, तो मैं अकेला नमाज पढ़ रहा था। मैंने नियत बांधने के बाद नमाज शुरू की। कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे पीछे से कोई बहुत तेज़ी से गुजर गया। खैर, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके कुछ देर बाद वहाँ से किसी लड़की की बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैंने जल्दी से नमाज पढ़ी और लैब में जाकर स्टाफ से पूछा कि तुमने कोई आवाज़ सुनी, तो सब ने मना कर दिया जब उस फ्लोर पर कोई और नहीं था। उसके बाद फिर एक और लड़की के साथ यही वाक़या पेश आया और फिर रोज़ कुछ न कुछ मामलात होने लगे। लिफ्ट चलते चलते बंद हो जाती या बहुत तेज़ी से मूव करने लगती। कभी ऐसा होता कि लिफ्ट को ऊपर जाना होता तो ऊपर जाने के बजाय नीचे चली जाती। एक दफ़ा हम लोग ब्रेक में उस बिल्डिंग की छत पर गए। छत पर एक जगह थी जहां खड़े होकर बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर तक दिखता था। हम लोग वहां जाकर खड़े हो गए और नीचे देखने लगे, तो वहां मौजूद गार्ड ने फ़ौरन हमें वहां से हटा दिया। बाद में जब मालूम किया गया कि इस बिल्डिंग में ऐसा क्या है जो ये सब होता है, तो किसी ने बताया जब ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो किसी ने एक लड़की का रेप करके उसे मारकर वहीं फेंक दिया था। काफ़ी दिन तक उस लड़की का किसी को पता नहीं चला और वो लाश भी वहीं से गायब कर दी गई। कहा जाता है कि उस लड़की की रूह आज भी उस बिल्डिंग में मौजूद है और इस सारे वाक़े में कुछ भी फेक नहीं। अगर आप चाहें तो यहाँ आके ये जगह विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर। अगर हो सके तो आप मुझे ज़रूर इस जगह का एड्रेस बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपसे और अपना कांटेक्ट नंबर भी दीजिएगा ताकि आपसे कांटेक्ट किया जाए और फिर
इस जगह को देखा जा सके। है एक ऐलान और ज़रूरी है, वो ये है कि फेसबुक लाइव जो अभी चल रहा है वो थोड़ी देर में बंद कर दिया जाएगा। वो इसलिए ताकि आप तमाम लोग यूट्यूब पे ज़रा शिफ्ट हो जाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो एड्रेस मैंने आपको बताया यूट्यूब का www.youtube.com/minhaj-ali-askari, उसको जाके ज्वाइन कीजिए। एक मुश्किल से 2 मिनट का जो काम है वो आप कर लें। उसके बाद आपको कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको नोटिफिकेशंस खुद ही आएंगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा और आप बहुत आसानी से बग़ैर झिझक, बग़ैर प्रॉब्लम के पूरी एपिसोड आराम से सुन सकेंगे। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे यूट्यूब पे भी। वेल, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट ईमेल जो कि हमें भेजी है अनीका खान ने। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आप कैसे हैं? आई एम फ्रॉम कराची। मिनहाज, ये मेरी रियल स्टोरी है। हम सब वेकेशंस पे नानी के घर रहने गए थे। इन दोनों लोड शेडिंग थी, इसलिए सब ने छत पे सोने का डिसाइड किया। रात में बातें करके सब 2 बजे तक सो गए। 3 बजे मुझे लगा स्टेयर्स पे कोई पायल पहन के स्टेयर्स से नीचे उतर रहा है। पायल की आवाज़ से आंख खुल गई क्योंकि सोए हुए टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था। ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई पायल पहन के स्टेयर्स से नीचे जा रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब मैंने आवाज़ दी कौन है, तो आवाज़ बंद हो गई। मैं डर के सो गई क्योंकि सब सो रहे थे और अंधेरा बहुत ज़्यादा था। सुबह उठ के जब ये बात सबको बताई तो नानी ने बताया उनकी छत पे असर या साया है और वो कोई हिंदू लड़की है। मौलवी साहब ने उनको छत तक रहने का कहा है। वो छत पे रहती हैं। खैर अनीका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ईमेल हमें भेजी। लेकिन क्या आपकी नानी ने आपको छत पे सोने से मना नहीं किया? जनाब, हमारा फेसबुक लाइव बंद करने का टाइम आ चुका है। माजरत आप लोगों से जो लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन अगर आप लोग हॉरर शो और हमारे शो के इतने ही सुनने वाले हैं तो आप लोग हमें यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं 0213452071 पे किसने कॉल की है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जहांगीर बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो जी जी, इकबाल बात कर रहे हैं? मैं अरबाब जहांगीर बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 11। जी अरबाब, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप किधर से कॉल कर रहे हैं? गुलशन से? जी जी, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 11। ब्लॉक 11 ये है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मस्कन चौरंगी तरफ? नहीं, उससे भी पहले अपना अपने इब्ने सीना हॉस्पिटल देगा। इब्ने सीना हॉस्पिटल, बिल्कुल, वो जो यूनिवर्सिटी रोड पे है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बैक साइड पे। जी जी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि वहाँ पे कोई ऐसा वाकयात आपने सुने कभी? उस इलाके में कोई ऐसा घर या ऐसी कोई जगह? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सुना तो नहीं, ना हुआ है मेरे साथ, को भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, चलें, अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि आपका इन बातों पे बिलीफ भी है कि नहीं? नहीं, बिलीफ है, कुरान शरीफ में इनका जिक्र है, तो जाहिर सी बात है ये एग्जिस्ट तो करते हैं। सही। अच्छा मीना जी 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 जी, बोलिए। मैं बोलना चाह रहा था, आपका पिछला एपिसोड में जैसे आपने एपिसोड का वो बताया था ना, प्रोजेक्ट ब्लू बुक का। जी जी, तो मैंने वो सीरीज देखी आपने? बहुत बहुत, मतलब आप यकीन करें, ऐसा लग रहा है कि अब शायद वो एलियंस वगैरह वो हैं, एग्जिस्ट करते हैं। पता नहीं, मुझे तो लगता है शायद एग्जिस्ट करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्या बेकार सन 59 की बातें लेके बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिस पे पर्दादारी हो रही है। जी बिल्कुल। अगर चलें वो एलियन एग्जिस्ट नहीं करते तो कुछ नहीं करते, लेकिन उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास थी वो मैं देख के हैरान हो गया। मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे? बस अब यही तो बात है, जब जो मुल्क रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा लगाए ना, वो मुल्क तरक्की करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ R&D का जो डिपार्टमेंट है वो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम बस वही टर्टल की स्पीड से चल रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड देखते हैं किसने हमें कॉल की है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मेरा नाम अलीजा है। जी जनाब, अलीजा किधर से कॉल कर रही है? गुलिस्तान जौहर। गुलिस्तान जौहर से? गुलिस्तान जौहर की जो है ना, मेरे पास 2-4 दिनों से दो चार ईमेल्स में बड़ी कोई वाकयात आ रहे हैं। ये क्या चक्कर है गुलिस्तान जौहर का? जी मिनाज, मैं आपकी बात सेकंड करूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने जब कहा था जौहर के वाकयात बहुत ज्यादा हैं और खुद आपका भी एक्सपीरियंस रहा है जौहर में रहने का, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जौहर जो है वो बड़े वाकयात से भरा पड़ा है। आपके साथ क्या वाकया? नहीं, मेरे साथ तो नहीं, मेरी बहुत एक क्लोज फ्रेंड है, मैं भी उसी अपार्टमेंट में रहती हूँ, लेकिन मैं आपको अपार्टमेंट का नाम मेंशन नहीं करूंगी। नियर परफ्यूम चौक है ये, ठीक है? सही। मेरी फ्रेंड ने वहाँ पे अभी तकरीबन 7 साल पहले ना घर रेंट पे लिया था। सही। तो जी, घर रेंट पे लिया, तो वैसे माशाल्लाह वो बहुत अच्छी थी, वेल ऑफ थी, मतलब अल्लाह का शुक्र था। उसके बाद जब उस घर में मूव हुई, कलर वलर करवाया, तो उस घर में उनसे पहले, हेलो जी जी, बोलिए, सुन रहे हैं जी, उस घर में उनसे पहले एक मौलाना साहब रहते थे रेंट पर। मतलब मेरी फ्रेंड के शिफ्ट होने से पहले वहाँ कोई आदमी रहते थे अकेले। सही। और वो जैसे तावीज घटनों का काम नहीं करते लोग, तस्लीम वगैरह, वो करते थे। तो वो उनके जो लैंडलॉर्ड थे वो उनसे बहुत तंग थे, तो उन्होंने काफी प्रेशराइज करके और वो बहरहाल वो उसको खाली करवाया। अच्छा, मेरी फ्रेंड को ये बात नहीं पता थी, क्योंकि सीढ़ियाँ वगैरह ये बातें छुपा जाते हैं।
मेरी फ्रेंड ने वो ले लिया रेंट पर। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने जब हम सफाई करने गए, इनफैक्ट मैं भी साथ गई थी उनके, तो हमने वहाँ पे काफी कागजात लगे हुए और दीवारों पर और तावीज़ात चिपके हुए और बहुत सारी चीजें थी, और एक ना मटका टाइप कोई चीज थी वो गैलरी में पड़ी हुई थी। तो हमने सारी चीजें ना उसके अंदर भर दी कि हम बाद में, हमारे फ्रेंड ने कहा कि इसको पानी में डलवा देंगे। वो दिन वो शिफ्ट हो गई रात में, वो दिन है और आज का दिन है, मतलब अभी कुछ अर्से पहले 8-10 महीने पहले तक उनके घर में आप यकीन कीजिए मिनाज के बस फाके नहीं हुए थे, वो इतना मतलब फाइनेंशियली जीरो स्टेटस हो गया। उनके हस्बैंड माशाल्लाह पढ़े लिखे लॉयर, उनका बिल्कुल प्रैक्टिस खत्म हो गई, बच्चों की स्कूलिंग जो है वो ऐसी हो गई कि बच्चों का नाम कट जाएगा। बहुत परेशान हुए। उसके बाद काफी जगह उन्होंने दिखाया, सब किया। अच्छा वो मटका रख के ना बिल्कुल भूल गए थे, वो उनकी गैलरी में एक डक टाइप जगह है तो वो वहां रख दिया उन्होंने कि बाद में कभी फेंक देंगे। तो उनको किसी ने बताया, हेलो जी बोलिए। उनको किसी ने, काफी जब वो इतना परेशान हुई सब हुआ तो उनके फादर को किसी ने बताया कि लांडी में बाबर मार्केट आई थिंक कोई जगह है, वहाँ पे कोई बुजुर्ग बैठते हैं, तो आप उनसे राब्ता कीजिए। तो वो इतना परेशान, इवन उनकी गाड़ी वाड़ी मतलब बिल्कुल जीरो स्टेटस हो गया उनका। तो वो वहां गई उनके पास। इससे पहले भी वो 3-4 जगह पे जा चुकी थी जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, और वो जो मटका हटाने का ख्याल था वो किसी के जहन में आया ही नहीं, वो बिल्कुल पीछे डग में पड़ा रह गया। तो वो जैसे ही उस बुजुर्ग के पास गई तो उन बुजुर्ग ने मेरी फ्रेंड के सर पे हाथ रखा और सारे मामलात पूछे। तो उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे ऐसे है, और आपके घर में आपसे पहले कौन था? तो उन्होंने कहा मुझे बाद में पता चला बाबा जी इस तरह के कोई मसाइल थे और उनको खाली करवाया। कहने लगे बेटा मैं आपके घर आऊंगा। तो वो तशरीफ लाए, उन्होंने कुछ पढ़ाई की। उसके बाद आप यकीन कीजिए कि वो मटका, उन्होंने कहा कि फलानी जगह पे एक लाल कलर का मटका है, फौरन उस जगह से निकालो। तो वो फौरन उन्होंने उस जगह से निकाला और वो समंदर में डाला। अच्छा इसके कुछ अर्से बाद वो बाबा जी जो थे वो काफी उम्र के थे, कुछ अर्से बाद उनकी डेथ हो गई बाबा जी। और आप अभी भी यकीन कीजिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी भाभी बताती हैं उनके माशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटस इतने जबरदस्त हो गए, उनके हस्बैंड गाड़ी वाड़ी मतलब बहुत 10 महीने के अंदर अंदर उनकी काया पलट गई। लेकिन अभी 2 महीने से आप यकीन कीजिए कि वो फजर के वक्त उनका एक कमरा है, वो कहती हैं कि हिना इतनी कोई खूबसूरत खुशबू आती है वहां से, और फजर के टाइम वो उन बाबा जी को अपने घर से कमरे से निकलता हुआ देखती हैं और वो पैसेज में नमाज पढ़ते हैं। और ये मैं बिल्कुल रियल बता रही हूँ, ये मतलब फैमिली है वो मेरी, एक तरह से मेरी फ्रेंड नहीं फैमिली है, और उनके घर में ये होता है। और उनकी सबसे छोटी बेटी है, उनको वो बुजुर्ग नजर आते हैं। और ये कब से हो रहा है? ये तकरीबन 10 महीने से हो रहा है, जब वो बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है। वैसे मेरी भाभी के साथ ये वाकया 4 साल होते रहे जब वो शिफ्ट हुई हैं यहाँ जौहर में। मैं भी उसी अपार्टमेंट में रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर सेफ है, मुझे इस तरह का कभी कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन ये है कि जौहर के मुख्तलिफ फ्लैट्स में मतलब काफी जगहों पे मेरे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी मेरी इनकी ट्यूशन टीचर बताती हैं कि कुछ साया आता है, लहरा जाता है। मैं जब घर में अकेले होती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, मतलब एक फील होती है ना कि आप घर में अकेले हो और एकदम से ऐसा महसूस हो कि आपके साथ भी कोई है। तो वो बार बार कहती है कि बाजी मुझे फील होता है कि कोई घर में है मेरे अलावा भी। जी अच्छा, नहीं तो कभी उन्होंने कुछ चीज देखी? नहीं, उन्होंने जब उनके जो ये मटके की क्राइसिस थे तब उन्होंने कोई चीज नहीं देखी, लेकिन उनके घर में जो है वो काफी मतलब उनका फाइनेंशियल स्टेटस आप यकीन कीजिए मनाज जीरो हो गया था। मतलब उनके घर में अल्लाह माफ करे फाके नहीं होते, बाकी सारे काम हो गए थे। मतलब उनके बच्चों की स्कूलिंग, उनके हस्बैंड की लॉयर हैं, उनके हस्बैंड प्रैक्टिस बिल्कुल जीरो हो गई, वो माशाल्लाह फेमस लॉयर हैं, मतलब जीरो बिल्कुल जीरो हो गए थे वो। तो वो काफी परेशान हो गई। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जनाब, ये थे हमारे बैक टू बैक 1-2 कॉलर्स जिन्होंने अपने साथ हुए वाक़यात या जो भी वो शेयर करना चाहते थे वो उन्होंने किया। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 021345200791 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमें ईमेल भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। वो तमाम लोग जो हमें 6278 पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल कर लेते हैं। सायरा आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। बिलाल
का काफ़ी पहले। अच्छा, गुलाम कादिर साहब थैंक यू सो मच, शोएब अजीज़ थैंक यू सो मच, वजिया थैंक यू, हुमैरा बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद बिलाल थैंक यू, काशिफ, एहतिशाम, फैसल, आसिफ, हुज़ैफ़ा एंड अब्दुल्ला थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ़ौरन हमारे ट्विटर अकाउंट पे जाएं, www.twitter.com/minhaj-ali अस्करी सर्च कीजिए, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पे अगर आप लोग हमें अपने वाक़यात या हमें मैसेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे #LNHS विद मिनहाज ये सब एक साथ लिख के भेजें, आपका मैसेज हमें फ़ौरन पहुँच जाएगा। और हम अपने YouTube की तरफ बढ़ते हैं। जवाद शमीम कहते हैं कि you're not live on YouTube। बिल्कुल जवाद, हम अभी YouTube पे फ़ौरन लाइव नहीं होंगे। YouTube पे हमारी एपिसोड थोड़ी देर के बाद, मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ी देर के बाद नहीं, सैटरडे को यानी कि कल अपलोड होती है, क्योंकि उसको एडिट करना पड़ता है, उसकी सारी फलाना इसलिए, तो उसके लिए आपको सैटरडे तक वेट करना पड़ेगा। सैयद हाजरा थैंक यू सो मच, 2-3 बार ईमेल की लेकिन आप पढ़ नहीं पाए। चलें हाजरा, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा, हम पढ़ लेंगे। हमजा सानी थैंक यू सो मच, आपका मैसेज आया है। अशीरा थैंक यू सो मच, शाज जी चलें, दैट्स अ डिफिकल्ट नेम, थैंक यू। शोएब आलम थैंक यू सो मच एंड रमीज Sleep experiment story is entirely fictional and made up by a famous Reddit thread. The story is entirely made up. ये अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो दुनिया में हुए हैं जिनको बुक्स में नहीं रखा जाता, जिनको कभी भी इस तरह नोटिफाई नहीं किया जाता। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पाकिस्तान में भी हुए हैं जो ऑफ द ट्रैक, ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं। तो सोचें, हम तो फिर भी साइंस में थोड़े से पीछे हैं। जो दुनिया आगे निकली हुई है उसने तो क्या क्या किया होगा। जब चांद पे पहुंचा जा सकता है तो क्या क्या किया जा सकता है। एरिया 51 जो एक जगह है जो कि बड़ी मशहूर हुई एक ज़माने में, स्पेशली ओबामा के टाइम पे, जिसको बोला गया कि इस जगह को पब्लिक के लिए खोला जाए, जो जो डॉक्यूमेंट्स इधर मौजूद हैं वो दिए जाएं, पब्लिक को बताया जाए कि आखिर एरिया 51 में क्या हो रहा है। टिल डेट कहा जाता है कि अपेरेंटली एरिया 51 बंद कर दिया गया है, लेकिन हम सबको मालूम है गवर्नमेंट्स किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से अंडर द टेबल या सीक्रेट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। टिल डेट कहा जाता है कि एरिया 51 इज स्टिल एक्टिव। वहाँ पे काम करने वालों तक को इतनी सीक्रेट वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हैं, इतना सीक्रेट, वो एक मिलिट्री बेस है कि कुछ टाइम पहले जो लोग वहाँ पे काम करने आया करते थे उनके लिए एक स्पेशल बस हुआ करती थी, जिसके शीशे जो कि पूरी चारों तरफ से कवर्ड हुआ करती थी। उन एम्प्लॉयज़ को भी उसके अंदर जब वो जाते थे तो ये नहीं पता होता था कि वो किधर से गुजर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, किधर है। जहाँ वो काम करते थे डायरेक्ट उनको वहाँ उतारा जाता था, वहीं से वापस पिक करके एक पॉइंट पे छोड़ा जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी अगर सीक्रेट वहाँ पे चीज़ें हो रही हों तो ऐसा क्या है जो इतना छुपाया जा रहा है। कुछ का कहना ये है कि वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाया जाता है, जिसके बारे में अमेरिका हमेशा दूसरे ममालिक के ऊपर तोहमत लगाता है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो फॉर दैट मैटर पाकिस्तान भी हो या लीबिया हो। कुछ लोगों का मानना यह है कि वहाँ पे कुछ ऐसे दुनिया के सीक्रेट्स मौजूद हैं जो अगर सामने ले आए वो, तो दुनिया और साइंस में बहुत चेंजेस आ जाएं, जैसे कि एलियंस, यूएफओज। कहा जाता है कि उस एरिया 51 के बेस कैंप के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जिससे कम्युनिकेशन आसान की जा रही है विद द अदर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल
बीइंग्स जो भी हैं, उसी एरिया में आप YouTube पे सर्च कीजिए, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है उस जगह तक पहुंचने की, उसके गेट तक पहुंचने की। हेविली गार्डेड जगह है, हेविली मॉनिटर्ड जगह है। बल्कि एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, 2 मर्द हजरात जो हैं वो तय करते हैं कि आज हम एरिया 51 जाएंगे ही जाएंगे किसी भी तरीके से, और वो जा रहे होते हैं रास्ते में, तो उनको पर पहले अचानक से वो देखते हैं कि पहाड़ों से 3-4 गाड़ियां जो हैं वो अचानक से, हालांकि वो बहुत दूर होते हैं अभी, लेकिन वहां से 3-4 बड़ी बड़ी जीप्स उतर के जहाज पहाड़ों से उतर के आती हैं और उनको रोक लेती हैं। उनको अरेस्ट करके बजाय इसके कि उस बेस कैंप में लेके जाएं, उनको शहर के दूसरी जगह लेके जाया जाता है और उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बहुत सारे YouTube पे ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पे लोगों ने वहाँ पे वियर्ड एक्टिविटीज़ महसूस की हैं, वियर्ड क्रीचर्स देखे हैं। अब इस बहस में हम नहीं पढ़ रहे कि वो क्या सही हैं या फेक हैं, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। काम तो है, इतने पैसे नहीं है कि हम अमेरिका जाएं और इसके ऊपर रिसर्च करें, या कोई हमें अगर फंड्स देना चाहता है, कोई डिपार्टमेंट हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दिस। लेकिन अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है तो ही हमें इन्वेस्ट करेगा। खैर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एरिया 51 जब नहीं जा सके तो उन्होंने उसके इर्द गिर्द के इलाके वालों जो वहाँ लोग रहते हैं उनसे पूछगछ करना शुरू की। जब पूछगछ करना शुरू की तो करीबी एक टाउन था जिसको सिर्फ इसीलिए आबाद किया गया था कि वहाँ से राशन, चीज़ें वगैरह और जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं एरिया 51 के अंदर वो उधर रह सकें। लेकिन फॉर सम ऑड रीजंस वो एरिया कभी भी डेवलप नहीं हो सका। लेकिन जितने 5, 6, 10, 15 लोग जो वहाँ रहते हैं, जब उनसे पूछगछ की गई तो उनका मानना ये है कि उन्होंने अक्सर औकात ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जिसको इंसान या साइंस आज तक की जो साइंस की टर्मिनोलॉजी उसमें वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। जैसे अजीब क्रीचर्स, म्यूटिलेटेड जानवर, फिर हवा में, आसमान में ऐसी रोशनी, ऐसे शेप के जहाज जो कि नॉर्मल नहीं है और उनकी स्पीड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है कि 1 सेकंड में वो एक जगह से दूसरी जगह में वो स्प्लिट ऑफ अ सेकंड चले जाते और फिर वहाँ से गायब हो जाते। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर मबनी एक सीरीज़ है जो कि मैंने लास्ट शो में भी बताई थी, प्रोजेक्ट ब्लू बुक। हिस्ट्री एक चैनल है, उसकी वो प्रोडक्शन है, ज़रूर देखिए अगर आपको इन चीज़ों में मज़ा आता है। official.minhajaliaskari@gmail.com पे हम देखते हैं कि हमें किसने ईमेल किया है। मोहम्मद उबैद रहमान है, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं आपके साथ अपने दादा के साथ हुआ वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मेरे दादा रेलवे में जॉब करते थे। एक मर्तबा उनके दोस्त की नाइट ड्यूटी रात 12 से सुबह 12 लगी हुई थी रेलवे केबिन में। तो उसका जब फर्स्ट डे था ऑन ड्यूटी तो उसने रात कोई 2 से 3 बजे के वक्त महसूस किया कि बाहर पटरी पर कोई भाग रहा है। जब उसने केबिन की विंडो से बाहर झांक कर देखा तो पटरी पर एक लड़की भागती हुई आ रही थी और हेल्प मांग रही थी। उस आदमी ने सोचा कि बाहर जाके उसकी हेल्प कर दूं। जब वो बाहर गया और भागने लगा उसकी तरफ तो उसने देखा कि उस लड़की के पीछे एक आदमी ने उसको इशारा किया कि भाग जाओ, इस लड़की की हेल्प ना करो। उसने ऐसा ही किया और वो वापस अपने केबिन की तरफ भागने लगा। वहाँ उसने महसूस किया कि उस ही लड़की ने बाकायदा
उसको आग के गोले मारे हैं और वो लड़का फौरन बेहोश हो गया। फिर जब रेलवे का अमला जब उस केबिन पर सुबह आया तो उन लोगों ने देखा कि वो लड़का वहाँ ही नहीं है और केबिन पूरा जला हुआ है, जबकि वहाँ कोई आग वगैरह नहीं लगी थी। ओके उबैद, चलो उबैद बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। लेकिन मुझे लगता है कि ये उन साहब ने जो ने एक कहानी बनाई थी वो ऐसा थोड़ी स्ट्रीट फाइटर चल रहा है, हदूकन कर दिया उसने आके यार, या मतलब ऐसा भी नहीं होता, या हो सकता हो, कुछ भी हो सकता है वैसे। जैसे दुनिया भर में जब अल्लाह ना करे कहीं आग लगती है तो उसका एक हेल्पलाइन होता है और उसके कुछ नुमाइंदे होते हैं, वो आके फ़ौरन उस जगह को की आग बुझाते हैं, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्बुलेंस आती है। इसी तरीके से अमेरिका में और अमेरिका के अलावा और तमाम ममालिक में एक रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर्स होते हैं जो कि उन लोगों के लिए रखे जाते हैं, उनकी सर्विसेज, जो अक्सर लोग भटक जाते हैं। अमेरिका में चूँकि इतना बड़ा है अमेरिका और उसके हिसाब से वो इतना डेवलप नहीं है। हमें तो लगता है ना कि बस अमेरिका न्यूयॉर्क ही है, हर जगह ऐसा टिमटिमाती हुई जगमगाती हुई लाइटें। नहीं, अमेरिका अगर न्यूयॉर्क से कंपेयर करें तो शायद 10% अमेरिका इतना डेवलप्ड होगा, बाकी 80-90% जो है वो सबर्ब्स हैं, गांव देहात टाउन्स हैं। तो वहाँ पे अक्सर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि लोग भटक जाते हैं। एक मशहूर वेबसाइट है reddit.com, उधर एक शख्स ने आज से तकरीबन 3-4 साल पहले एक पोस्ट डाली जिसमें वो कहता है कि आई एम अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर फॉर द US फॉरेस्ट सर्विस, आई हैव सम स्टोरीज टू टेल, I have a pretty good track record for finding missing people. Most of the time, they just wander off the path or slip down a small cliff and they cannot find their way back. The majority of them have heard the old stay where you are thing and they don't wander far. But I have had 2 cases where that did not happen. Both bother me a lot and I use them as motivation to search even harder on the missing persons cases I get called on. The first was a little boy who was out berry picking with his parents. He and his sister were together and both of them went missing around the same time. The parents lost sight of them for a few seconds, and in that time, both the kids apparently wandered off. When their parents couldn't find them, they called us, and we came out to search the area. We found the daughter pretty quickly, and when we asked where her brother was, she told us that he'd been taken away by the bear man. She said he gave her berries and told her to stay quiet, that he wanted to play with her brother for a while. The last she saw of her brother, he was riding on the shoulders of the bear man and seemed calm. Of course, our first thought was abduction, but we never found a trace of another human being in that area. The little girl was also insistent that he wasn't a normal man, but that he was tall and covered in hair like a bear, and that he had a weird face. We searched that area for weeks. It was one of the longest calls I've ever been on, but we never found a single trace of that kid. The other story was a young woman who was out hiking with her mom and grandpa. According to the mother, her daughter had climbed up a tree to get a better view of the forest, and she'd never come down back. They waited at the base of the tree for hours, calling her name before they called her for help.
Again we searched everywhere and we never found a trace of her. I have no idea where she could possibly have gone because neither her mother or grandpa saw her come down. ये उन चंद वाक़यात में से कुछ वाक़यात थे जो उसने अभी हमसे शेयर किए, हमसे क्या, वेबसाइट पे, जिसमें एक ऐसी फैमिली का जिक्र किया जो अपने वालिदैन के साथ बहन भाई चेरी पिकिंग करने एक जंगल की तरफ गए। थोड़ी देर हुई, माँ बाप की थोड़ी सी लापरवाही हुई और बच्चे थोड़ा सा इधर उधर हो गए और उनकी आंखों के सामने से गुम हो गए। जब ढूंढा नहीं मिले तो रिसर्च एंड सर्च की जो टीम है, रेस्क्यू एंड सर्च की टीम को कॉल की कि हमारे बच्चे गुम हो गए, हमें आके ढूंढिए। जब वो ऑफिसर्स आए, उन्होंने जल्दी से बेटी को तो रिकवर कर लिया। जब बेटी से पूछा कि भाई किधर है, तो उसने बताया कि भाई जो है, भाई को एक शख्स, एक बियर नुमा शख्स उठा के लेके चला गया। सुन के तो बड़ी हैरत हुई, हम सबको ही हो रही है, लेकिन चूंकि वो अंग्रेज हैं तो उन्होंने ज़रा एक्सपेरिमेंट करना, वो लॉजिक्स पे चलते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे कई एक्सपेरिमेंट्स किए, फॉरेंसिक्स देखे गए कि आया वहाँ पे कोई इंसान जिसने अपने उस बच्चे को किडनैप तो नहीं कर लिया, क्योंकि अमेरिका में ये बहुत कॉमन है। लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी नॉलेज के लिए ये बड़ी ही हैरतकुन बात थी कि वहाँ पे किसी और इंसान का ट्रेस उनको नहीं मिला। जब उन्होंने उस बच्ची से मज़ीद मालूमात हासिल की कि वो कौन था, किस तरह था, तो उसने बताया कि वो एक यूजुअल इंसान नहीं था, बहुत ही लंबा, और उसके मुंह पे, उसके चेहरे पे बाल ही बाल थे जैसे किसी भालू के होते हैं। कहते हैं टिल डेट वो बच्चा हमें नहीं मिल पाया। कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। एक 1:12 हो चुके हैं जनाब। मेरा और आपका साथ आज 1:30 बजे तक का है। ये हमारे रमज़ान टाइमिंग्स हैं, 12 से 1:30 बजे तक के। यूजुअल टाइमिंग्स जो हैं हमारे वो हैं 12 से 2। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, दुनिया में ऐसे ऐसे बातें, ऐसी ऐसी वाक़यात हुए। एक फिल्म आई थी जो कि मैंने देखी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन अर्ली 2000 या लेट 90s में, क्योंकि उस वक्त इस तरह की कहानियाँ बड़ी कॉमन होती थी। और पल्स ग्लोबल एक कंपनी हुआ करती थी, वो जो है वो फिल्में रिलीज़ करती थी पाकिस्तान में। तो उसमें आई थी एन अमेरिकन वुल्फ इन पेरिस। कहानी थी एक अमेरिकन की जो कि पेरिस जाता है, वहाँ पे किसी काम के सिलसिले में। अब मुझे बड़ी थोड़ी थोड़ी याद है, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बस वही देखी थी, उसके बाद से आज तक नहीं देखी। लेकिन वो पेरिस जाता है वहाँ पे काम के सिलसिले में, और अपनी सोशल गैदरिंग, अपनी PR बढ़ाने के लिए वहाँ पे दोस्तियाँ करता है। और फिर उसको एक पार्टी की इनविटेशन आती है। जिस पार्टी में वो जाता है वहाँ पे अचानक से, उस पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, पता चलता है कि वो पार्टी जो है एक ट्रैप है। और ट्रैप इसलिए है क्योंकि जिसने वो पार्टी थ्रो की है वो असल में वेयरवुल्व्स हैं। और फिर कहानी चलती है, और फिर क्या होता है ये जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं बड़ा फैसिनेट हुआ कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हैरत की बात यह है कि अभी लास्ट वीक ही मुझे पता चला है कि वो सच्ची कहानी थी। एक ऐसा वाकया मौजूद है हिस्ट्री में जिसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी। उस वाकये के बारे में हम अगले शो में ज़रूर बात करेंगे।
0213452071 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग हमें कॉल करके अपने साथ हुए वो वाक़यात शेयर कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि आपका इनकाउंटर हुआ है एक ऐसी मखलूक से जिसके बारे में कुरान मजीद समेत कई सारी और किताबों में क्लियरली वाज़े तौर पे लिखा गया है, बताया गया है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। बस कुछ लोग हैं जो इस बात को क्वेश्चन करते हैं। बढ़ते हैं अपने आई थिंक लास्ट कॉलर की तरफ। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा कॉल्स ले। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? जी मैं ईमान बात कर रही हूँ। ईमान जी, ईमान कैसे हैं? जी मिनाज भाई, लास्ट मैंने कॉल की थी। फेज 4 में हम लोग रहते थे 5 years पहले 9th कमर्शियल की तरफ। तो वहाँ का मैंने बताया था कि हमने वो घर लिया था और ऊपर हम रहते थे, नीचे जो है कॉमन वगैरह था और वो अजीब हॉन्टेड सा घर था थोड़ा। तो मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी फिर बीच में। तो आपने मुझे कहा था कि अगर मैं सुन रही हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि वो घर है किस तरफ। सही। तभी आप ये पब्लिकली ना बताएगा, हो सकता है कोई और रहता हो। नहीं मैं पब्लिकली नहीं बता रही। एक्चुअली कुछ बेसिकली मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है डीएसए जरा इस तरह के एरिया के नेबर्स इतना नहीं क्लोज होते आपस में। तो हमें किसी ने बताया नहीं था, लेकिन जब हमें नहीं समझ आया और जब हमने वो छोड़ दिया और कुछ लोगों से कॉन्टेक्ट हुए तो उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर कोई भी 1 साल तो क्या 6-7 महीने से ज्यादा नहीं रहा। हमारी वो वाहिद फैमिली थी जो 5 साल वहाँ रही है। अच्छा। और इससे पहले जितने भी लोग गए हैं उनके रीजंस यही थे कि उनका दिल नहीं लग रहा, उन्हें घर समझ नहीं आ रहा। और हमसे पहले जो गए थे, एक और मैं आपको अजीब सी बात बताऊं, जब हम शिफ्ट हुए तो हर दरवाजे के एंट्रेंस पे और जो नीचे का कमरा था जहाँ पर ये सारे हमें इश्यूज होते थे, उनके एंट्रेंस पे ना कुछ आयतें पेंसिल से लिखकर चिपकाई हुई थी। सही। और जो हमारे जिनसे हमने लिया था उन्होंने कहा था कि नहीं बरकत होती है, तो प्लीज, उन्होंने हमें बड़ी ताकीद की थी कि प्लीज आप इनको मत हटाइएगा। लेकिन हम लोगों ने खैर वो हटा दी क्योंकि वो अच्छी नहीं लगी थी इस तरह से। तो हमने सबसे पहले वही चीज हटाई थी और उनको हटाने के बाद वाकयात कुछ इस तरह से स्टार्ट हुए थे कि जब हम नीचे पढ़ रहे होते थे रात में, मतलब मैं आपको बताऊं तो 2 बजे के बाद नीचे स्टे नहीं कर सकता था कोई, क्योंकि लाजमी किसी के वॉक करने की एहसास होता था कि नीचे हम अकेले नहीं हैं, कोई वॉक कर रहा है, कोई गुजर रहा है। और अगर डोर लॉक होता था, आप बिलीव नहीं करेंगे, नॉक होता था डोर। और जब तक डोर नहीं खोलो वो नॉक ही होता रहता था, और जब डोर खोलो तो कोई होता ही नहीं था। यानी कि हम रात 2 बजे के बाद वहाँ स्टे नहीं कर सकते थे नीचे। सही। और उसके बाद फिर कुछ अम्मी ने देखी, एक औरत को देखा, उस पे अजीब से निशान बने हुए थे। फिर वो औरत नहीं नजर आई। अक्सर कोई बच्चा भागता हुआ नजर आता था मम्मा को, लेकिन होता कोई भी नहीं था। जब वो किचन में जाती थी कोई नहीं होता था। फिर उसके बाद वॉकिंग शेडोज हमें नजर आते थे रूम से बाहर। नहीं, ये तो आपने चीजें गायब हो जाती थी और कुछ तो इतनी ऑब्वियस चीजें गायब होती थी कि मतलब बिल्कुल सामने पड़ी है, 2 मिनट अगर आपने मैगजीन ऊपर कर लिया, आप नीचे करेंगे नहीं होगी वो चीज। अच्छा ईमान, आपने ये बातें तो हमें बताई थी लास्ट ईमेल में, राइट? जी 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 जी। तो फिर आप दोबारा रिपीट कर रही हैं? नहीं, आपने मुझे एक्चुअली कहा था कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि वो घर अभी मौजूद है या वहाँ नहीं है लोग। हाँ, तो आप एक काम कीजिए ईमान, आप मुझे ईमेल कर दें अगर आप कर सकती हैं official.minhajaliaskari पे। सही है? ताकि हम दूसरे लोगों को भी मौका दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपनी ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम,
Hope you're doing well. With reference to the subject, I wanted to share a location which is dash 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 dash. Okay. Hi Minhaj, I'm working in a dash 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 bank. I'm sorry, मैं बैंक का नाम नहीं ले रहा. अच्छा नहीं लगता. I'm working in this bank जो एक ओल्ड सिटी एरिया सदर के करीब वाक़ है और बहुत पुरानी बिल्डिंग है. सिंस इंसेप्शन यहाँ के मेन कुछ वाक़या शेयर करना चाहती हूँ. यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें 3rd फ्लोर पे SNQ, COD, कंज्यूमर फाइनेंस और ITD एक्सेट्रा शामिल हैं और 4th पे ऑटो फाइनेंस और FRMU शामिल हैं. इस बिल्डिंग के 1st, 2nd और 5th फ्लोर बहुत सालों से बंद हैं. वजह ये बताई जाती है कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसकी वजह से यहाँ इन फ्लोर्स पे किसी और डिपार्टमेंट का होना बहुत मुश्किल हो जाता है. पहले बहुत बार यहाँ कुछ डिपार्टमेंट्स का सेटअप करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो चीज़ वहाँ किसी को भी बसने नहीं देती. और 2nd फ्लोर पे IT रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स के लिए स्टोर बनाया गया है, जहाँ किसी भी काम से जाने वाले लोगों को का वहाँ 5 मिनट भी रहना मुश्किल हो जाता है. 15 डेज अगो मेरे डिपार्टमेंट के 2 लोग नीचे गए थे, लेकिन वहाँ रहकर काम करना उनके लिए मुश्किल हो गया है. डिफरेंट आवाज़ें आना और उन चीज़ों का अपना मौजूदगी जाहिर करना. उसके बाद 3rd फ्लोर पे लेडीज़ वॉशरूम में बहुत बार ब्लड देखा गया है, वॉश बेसिन में भी. और यहाँ के नाइट गार्ड्स भी इन एक्टिविटी से काफ़ी परेशान हो गए. 4th फ्लोर पे जो डिपार्टमेंट है वहाँ बहुत लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं कि हम नाइट स्टे नहीं कर सकते, काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ रहना. इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं. चलें निदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ओह सॉरी, जी हाँ, थैंक यू सो मच. माजरत, मैंने आपकी बाकी की लाइन ही पढ़ी थी, तो लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी ईमेल की. और अगर हो सके तो आप मुझे इसकी कंप्लीट डिटेल भेजिए प्लीज़, एड्रेस जो भी है, और मैं आने की कोशिश करूँगा इधर. तो क्योंकि ये इंटरेस्टिंग, क्योंकि सिमिलर इसी तरीके का एक और बिल्डिंग है, एक बहुत मशहूर एयरलाइन है उसकी, और उसका एक 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर बंद कर दिया गया कई सालों पहले, क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात हुए कि लोगों के जानी नुकसानात होना शुरू हो गए. और जब लोगों ने एहतजाज किया तो जाके उस जगह को बंद कर दिया गया. इसी तरीके से हिल पार्क की साइड में एक ट्रैकर कंपनी थी, उस जगह को भी शिफ्ट कर दिया गया इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से. ये भी कहा जाता है कि जिस जगह बैठ के अभी मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, यहां पे भी कई सारे लोगों ने कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हुई देखी हैं. लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि ये इंसान का वहम भी होता है, लेकिन कभी कभी सच्चाई भी. चलें जनाब, प्रोग्राम को ख़त्म होने में 5-6 मिनट बाकी हैं, इसलिए हम एक लास्ट कॉलर को ऑनर करते हैं. देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जनाब कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मेरा नाम ईश्वर है. जी ईश्वर, आपका इन बातों पे यकीन है? आपका इन बातों पे यकीन है? जी बिल्कुल है. लेकिन और आपके साथ कभी कोई वाक़या पेश आया है? अभी कुछ ही अर्सा हुआ होगा, तकरीबन 6-7 महीने पहले की बात है. 6-7 महीने पहले? जी 6-7 महीने पहले की बात है. मैं सखी हसन पे रहती हूँ. सखी हसन का नाम तो सुना होगा आपने, कब्रिस्तान बहुत मशहूर है वहाँ. जी बिल्कुल. जी सखी हसन की बिल्कुल बैक साइड पे जो मेरा फ्लैट है ना, बिल्कुल मेरी जो गैलरी है वो कब्रिस्तान के सामने ही खुलती है. तो तकरीबन
3 बजे करीब कुछ ऐसा हुआ था कि बहुत सारे जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना रात को, सही, तो बहुत ज्यादा, तकरीबन अमूमन तो वैसे भौंकते ही हैं, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही थे। तो मैं रात को, मुझे लेट नाइट तो जागने की वैसे आदत है, मैं सोती नहीं हूँ, तो मैंने उठ के देखा बाहर जाके गैलरी में अपने, तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतना मतलब जिससे बकरे के साइज, पहाड़ी बकरा होता है ना, सही, उस साइज के जैसा कुत्ता बिल्कुल हमारे जो कब्रिस्तान की रोड बनी थी ना, वहाँ पे खड़ा हुआ, और ना बहुत सारे कुत्ते उसको देखकर भौंक रहे थे। सही। तो बस वो एक लम्हे की देर थी, बस मैंने दोबारा जब पलट के उस तरफ गौर से देखा ना, तो वो गायब हो गया। अच्छा, गायब हो गया? बस वो एकदम अचानक से गायब हो गया। कुत्ते उसी को देखकर भौंक रहे थे। और ये मैंने पहली बार नहीं हुआ, ये एक बार मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मेरे हस्बैंड और मैं बाहर जा रहे थे कहीं, तकरीबन रात का 1-1:30 बजे था। तकरीबन ऐसे ही सफेद कुत्ता, तकरीबन इसी तरह का जैसे मैंने देखा था, वो एकदम अचानक हमारी बाइक के आगे से टकराया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मतलब बहुत सारे कुत्ते हमारे पीछे भागते आ रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसी साइज का, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो उसी साइज का कुत्ता हमारे बाइक से टकराया और फिर हमारे सामने एकदम आके खड़ा हुआ, फिर अचानक से गायब हो गया। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो एक नॉर्मल सा वाक़या है और इसमें कोई जिन्नात मिन्नात नहीं है। मतलब कुत्ते तो देखिए ना, कुत्ते तो जो साइज होता है कुत्तों का नॉर्मल साइज होता है। नॉर्मल साइज आप क्या बात कर रही हैं? हाँ, नॉर्मल एक साइज होता है कुत्ते का, लेकिन आप उसको देखें ना, उससे इमेजिन करें जैसे बकरे का एक साइज होता है। नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको नस्लें पता है कुत्तों की कैसी कैसी होती हैं। एक साइज होता है बिल्कुल आपकी जेब के अंदर आ जाए कुत्ता। एक साइज होता है जिसको आपने उसका नाम मैं अचानक से अभी भूल गया, ग्रेट डेन उसको कहते हैं। ग्रेट डेन जो है ना, सबसे टॉलेस्ट डॉग्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जानवर मौजूद हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। अचानक फिर गायब हो जाना, वो बिल्कुल नहीं, मुझे लग रहा है वो दीवार के साथ से एकदम गायब हो गया। दीवार के साथ ही खड़ा हुआ था, वो वहीं के वहीं वो गायब हो गया। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है ये कि ये शायद कोई जानवर हो जो कि आपको लग रहा हो कि ये, क्योंकि इसके अलावा आपने कोई और एक्टिविटी होती भी देखी नहीं कि किसी को आपने देखा हो अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए। ये तो अब जानवर है, जानवर तो 1 सेकंड में, पल भर में गायब हो जाते हैं। अभी कुछ ही अर्से पहले की बात है ना, अभी कुछ ही अर्से पहले मैं आपको बताऊं, इसी रोड पे, बिल्कुल कब्रिस्तान का रोड है ना ये, बिल्कुल इसी रोड पे तकरीबन दिसंबर की बात है, दिसंबर में जो बारिश हुई है ना, सही, तो तकरीबन रात के 3 बजे के बाद मैंने बरसती बारिश में, सर्दियों की बरसती बारिश में एक लंबे से कद के आदमी को देखा, सफेद कुर्ता शलवार पहने हुए। सही। और हाँ, और वो नहा रहा था, उस ठंड वाली सर्दी में वो नहा रहा था, और 2 मिनट बाद वो गायब हो गया। मतलब अमूमन मैंने इस रोड पे ऐसे वाक़े देखे मैंने अपनी आंखों से, क्योंकि मैं लेट नाइट जागती हूँ। तो किशोर, मैं आपको एक आइडिया दूं, अगर आप ऐसी चीजें देखती हैं और आपका घर ऐसी जगह पे मौजूद है, आप एक वहाँ पे कैमरा लगा लें। अच्छा, बहुत सस्ते कैमरा मिलते हैं, एक कैमरा लगा लें, आपको हर दिन उसकी फुटेज मिलेगी। हो सकता है आपको आपके कैमरे में कोई ऐसी चीज आपको नजर आ जाए। कैमरे में कैप्चर हो जाती हैं। आप कोशिश करें, दुनिया भर में तो हो जाती हैं, कोशिश तो करें। अगर कोशिश किए बगैर ही हम अज्यूम कर लें कि नहीं होती तो फायदा नहीं होगा ना। जो एक चीज थी जो मुझे नजर आई, मैंने आपको बताई। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने हमें कॉल की, जिन्होंने हमें SMS किए, जिन्होंने हमसे ईमेल शेयर किए, अपने वाक़यात शेयर किए। ये प्रोग्राम
प्रिसाइसली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दुनिया भर की और इन्फॉर्मेशन इसके इर्द गिर्द जो है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या जिन्नात से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन बहुत सारी ऐसे वाकयात हैं जो इस तरह के हो जाते हैं कि आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करने के बजाय रिजेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि अभी अगर मैं बताऊं आपको कि अक्सर औकात ये मखलूक जिन्हें हम जिन कहते हैं, कोई डेविल कहता है, कोई रूह कहता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहा जाता है ये मखलूक रात 2-3 बजे के टाइम बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। कहा यह भी जाता है कि जब इनके बारे में बात होती है तो ये उस शख्स के करीब आ जाते हैं जो उनके बारे में बात कर रहा होता है। हो सकता है क्या वे अभी आप अपने कमरे में अकेले मौजूद हों, या अपने दफ्तर में अकेले हों, या अकेले गाड़ी चला रहे हों, सफर कर रहे हों। हो सकता है कि यह आपको लग रहा हो कि आप अकेले हैं। शायद आपके इर्द गिर्द ही ये मखलूक आपके सामने मौजूद हो, जिसको आप तो देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको देख सकती है। तो एक सेकंड के लिए ये सोच लीजिए कि अगर आप इसका मजाक उड़ा रहे हों तो शायद ये उल्टा आपके साथ भी कुछ ऐसे ही रिएक्ट कर सकती है। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा www.youtube.com/minhaj-ali-asghari। Until then, मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।